हेलो हेलो हेलो। बेटा बैठ जाओ। ओ पिकनिक बैठ जा। सही से बैठ जा। कि तुमने हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना दिया है यार। बाद में बात करता हूँ बेटा, अभी रिमझिम बेटा हो गया। बेटा मोबाइल से बाहर आओ। अरे यार इसको क्या दिक्कत है अब। ए नोट्स निकाल लो फटाफट। मेरे दोस्तों इतना लेट लेट मत किया करो, सिलेबस कंप्लीट करना है, पास होना है, जीवन में आगे बढ़ना है ना अपन लोगों को। थोड़ा जल्दी आ जाया करो। मैं 12 बजे करेक्ट आ गया था, झूठ मत बोलना। तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, फोन चला रहे हो। हाँ जी, ग्लोबल इंटरप्राइजेस बहुत माथा खाया था कल मैंने आपका, अब आ गया समझ में। एक ग्लोबल इंटरप्राइज। बेटा श्री बेटा क्या हो गया तेरे को। आजकल तो कोई क्लास में नींद आती है, तू बातचीत करती रहती है। हाँ जी, ग्लोबल इंटरप्राइज बता दो यार। क्या क्या बताया था मैंने ग्लोबल इंटरप्राइज में। ए बेटा बंदर, हो गया बेटा, बाद में अब डिस्कशन क्या है ये। बाद में करता हूँ तुमसे इस बारे में मैं डिस्कशन। सुनो, वो इंडस्ट्री, वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन, पूजा आगे देख बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऑपरेशंस या फिर जिसका बिजनेस एक या एक से ज्यादा कंट्रीज की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता है। जैसे आपको घर के अलावा छोड़ो, मतलब अगर आपको घर का खाना अच्छा लगता है तो आपको बाहर भी तो खाना अच्छा लगता है ना। जैसे कि रोज रोज आप घर का खाना तो नहीं खा सकते, समझदार को इशारा काफी। तो आप, हाँ भैया ठीक है। तो वैसे ही एक कंपनी अपने देश की कंपनीज के अलावा बाहर की कंपनीज, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बिजनेस करती है, तो उसको ग्लोबल एंटरप्राइज कहा जाता था। इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी थी कि हमको एक एजेंट बिठाना पड़ता है बाहर की कंट्रीज में। जैसे मैं यूएस के साथ, यूएस की किसी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ या यूएस में क्लाइंट बनाना चाहता हूँ, तो मेरा कोई एजेंट बैठा हुआ होना चाहिए ना वहां पे। जैसे कि आप नोवेल्टी मार्केट में गए होगे तो वहां पे ऐसा होता है ना कि एक दुकान जो है वो सिर्फ रियलमी की है, वो रियलमी के ही प्रोडक्ट बेचता है। एक रहता है जो फिर एमआई के ही प्रोडक्ट बेचता है, तो वो एक्चुअल में एमआई का एजेंट है। उसने एमआई की एजेंसी ले रखी है। पतंजलि का स्टोर है तो सिर्फ पतंजलि के ही आइटम बेचेगा। तो उसने क्या ले रखा है, उसने एजेंसी ले रखी है। सेम हमारे एजेंट कहाँ बैठे रहेंगे, इंडिया के बाहर बैठे रहेंगे, ये सब पढ़ा था। दूसरा हमने यही बोला था, ये अपने ऑपरेशंस को नंबर ऑफ कंट्रीज में, मतलब एक दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में या बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपैंड कर देता है। और इसका जो, एक बात बताओ, इसका जो सपना है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है या अपने अपने ऑपरेशंस को ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलाना है। अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलाने पे ये फोकस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे इतना प्रॉफिट नहीं करता। और ऐसी, क्या हुआ, क्या करूं। तो कर लो जो करना है, मैं क्या करूं उसमें यार। तुम क्या चाहते हो मैं जाकर बेटा ऐसे तो बोले मत, इतना तू बातचीत करता है जब तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। सीधे साधे का फायदा उठा रहे हो तुम। और ये वाले पॉइंट में क्या लिखा है सुनो। अरे हो गया ना, अब इधर देख ले। और लास्ट वाले पॉइंट में क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मैसिव कंट्रोल। एक बार बोलो बेटा जुबा केसरी, क्या होता है, मैसिव कंट्रोल। मैसिव कंट्रोल मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। अब इसके ही कुछ फीचर थे भाई, कि एक बात बताओ, छोटी मोटी कंपनी तो ज्यादा देशों के साथ ऑपरेट नहीं कर पाएगी,
ज्यादा पैसे लगेंगे जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूज कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल। तो कैपिटल को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, जैसे वो भी आपको प्यार से कुछ बोलती होगी, फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब पैसा। तो यूज कैपिटल का मतलब ऐसी कंपनी को क्या चाहिए होती है, ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और इसको आसानी से लोग उधार भी दे देते हैं। क्यों उधार दे देते हैं, क्योंकि ये भाई बड़ी कंपनीज है, तो बड़ी कंपनीज है, बाहर भी कारोबार कर रही है, तो इजीली इसको लोन वगैरह भी मिल जाते हैं। अब बताइए दोस्तों, कहाँ कहाँ से फंड रेज हो सकता है, कल बहुत माथा खाया था मैंने। कौन कौन से महान लोग हैं जो मेरे को पैसा देंगे मेरे बिजनेस के लिए। अंबिका बात मत कर। एंजल इन्वेस्टर बहुत बढ़िया, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, है ना, बैंक दे सकता है, ठीक है, डिबेंचर से, बॉन्ड से, बहुत बढ़िया। तो ये कंपनीज बहुत जगह से क्या कर सकती है, पैसा उठा सकती है, ठीक है। फिर मैंने बोला था डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है, तो डिबेंचर इसीलिए, बड़ा मत मत करो प्लीज यार, डिबेंचर इसीलिए इशू किया जाता है क्योंकि मुझे डर है कि मेरी मालिकाना हक मेरा चला ना जाए, तो ओनरशिप बांटने में मेरे को थोड़ा डर लगता है। तो मैं ओनरशिप की जगह क्या करता हूँ, डिबेंचर बांट देता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है ना, तो मैं तुमको 120 रुपए, 110 रुपए, ऐसे ज्यादा पैसे में क्या कर दूंगा, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, जिससे मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। और ये बाहर के लोग आएंगे, ये मेरे घर में नहीं घुस सकते क्योंकि ये मालिक नहीं है, ये तो बाहर के लोग हैं। फिर मैंने और बोला था भाई इक्विटी शेयर डिबेंचर बॉन्ड इन सब से ले सकते हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह से भी पैसे ले सकते हैं। और क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या था बेटा, तनिष्क क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, ये क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब अपनी इज्जत, कि हमारी इतनी रेपुटेशन मार्केट में चलती है कि आपका मतलब शक्ल देख करके अगर लोग उधार माल दे दें, या आपके फोन से काम हो जाए, बोलते हैं ना चाचा विधायक के हमारे फोन से काम हो जाएगा, है ना, तो चाचा के फोन लगवा दो, तो क्रेडिबिलिटी को क्या बोलते हैं, हमारी इज्जत है मार्केट में, बहुत बढ़िया। फिर फॉरेन कोलेबोरेशन कुछ बताया था बेटा, कोलेबोरेशन, मिली भगत, कनेक्शन, इंस्टाग्राम कोलेबोरेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको अग्रीमेंट करना पड़ता है। अग्रीमेंट क्या करना पड़ता है, कि मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेस शेयर करूंगा, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे कि कस्टमर, मेरा कोई स्टाफ है वो आपके यहाँ शेयर कर दूंगा, मतलब जितना ज्यादा मैं शेयर कर सकता हूँ, जितना मुझे लगता है कि भाई इतना हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैंने यूट्यूबर्स का एग्जांपल दिया था, दो यूट्यूबर ने आपस में क्या किया, कोलैब किया, तो इसका सेट इसने यूज कर लिया, इसकी ऑडियंस को इसने बोल दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब क्या कर रहे हैं वो, एक दूसरे की ऑडियंस को, एक दूसरे के रिसोर्सेस को, एक दूसरे की टीम को क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, ब्रांड नेम, ये सब आ जाए। लेकिन फिर हमने बोला था कि भाई थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, किसी को अपनी जिंदगी में इतनी भी दखल अंदाजी ना दे देना कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए। क्या बात बोली, मतलब कि आप किसी को इतना भी एक्सेस मत दो कि सामने वाला आपके सर पे ही चढ़ के बैठे। इसीलिए आपको रेस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेगी ना। अगर आपने अपने घर का ताला खुला रखा है, कोई कब कब आए कोई कब चला जाए, तो आपकी प्राइवेसी तो दिक्कत में आ जाएगी। इसीलिए इसीलिए आपको कैसे क्लॉज रखने पड़ते हैं, रेस्ट्रिक्टिव, मतलब जब आप अग्रीमेंट बनाओ ना, तो साफ साफ लिख देना कि आप हमारी टेक्नोलॉजी को इतना ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप हमारे कस्टमर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये अलाउड नहीं है कि आप फोन लगा करके ऐसा बोलो कि अरे इनका प्रोडक्ट खराब है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। मतलब हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, आपको अलाउ तो करेंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। अरे भाई हमने आपको होटल में कमरा रहने के लिए दिया है, अब आप तो पंखे को उखाड़ उखाड़ के लेकर के चले जाओगे, तो ऐसा थोड़ी बोला है भाई। आपने जो पैसा दिया है वो आपको रहने के लिए दिया है, तो अगर आप कुछ तोड़ फोड़ कर दोगे तो हमने आपको क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। वो बात अलग है, स्कूल में अपन कर लेते थे। उसके बाद लास्ट वाला फॉरेन कोलेबोरेशन, के फॉरेन कोलेबोरेशन से एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है, मैंने डाबर का एग्जांपल दिया था कि वो फॉरेन वालों के साथ मिल जाएगा, फिर इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा कि वो अपने देश को ही खा जाए, पता चला अपने देश में महंगे प्रोडक्ट बेचने लग जाए। इसीलिए ओलिगोपोली या मोनोपोली के चांस बन सकते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा संभल करके चलना पड़ता है। क्लियर हुआ क्या। इसके बाद नया नया टॉपिक आपके जीवन में खुशियों की बाहर आने वाली है, एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं अपन। सुनो, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों,
एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब पहले कीपैड मोबाइल आता था, फिर एंड्रॉयड आने लग गया, फिर उस पर व्हाट्सएप चलने लग गया, फिर इंस्टाग्राम चलने लग गया। उसके बाद उसमें कैमरा जो है वो एक एक मोबाइल में 20 कैमरे लगने लग गए। इसका म्यूजिक सिस्टम इम्प्रूव होने लग गया। ये सब क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी के बाद जेमिनाई आया। एक मोबाइल में 5 कैमरे लगने लग गए। ठीक है, सुनो। तो फिर एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं देखो। दीज enterprises possess technological superiority in their method of production। मुझे एक बात बताओ, इस क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति, ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस के पास दूसरी कंपनीज के मुकाबले अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों होगी? तनिष्क को छोड़ करके बाकी लोग। मैं ग्लोबल इंटरप्राइज हूँ, ठीक है, तो मेरे पास है कि छोटू खड़ा हुआ है, इसके पास नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, तो मैं ग्लोबल इंटरप्राइज हूँ, मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? ए दीपशिखा, बताना बेटा। ये मैं ग्लोबल एंटरप्राइज हूँ, मैं मेंटोस जिंदगी हूँ, यहाँ पर एक आम जिंदगी खड़ी हुई है, तो मैं ग्लोबल एंटरप्राइज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों होगी? क्यों लिखा हुआ है? एक सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? मेरे को थोड़ा फिनाइल पीने से रोक लो तुम लोग यार। ए बेटा चेतन, ग्लोबल एंटरप्राइज के पास टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों होगी? रबाडा, पीछे मुंह मत छुपा, बता। और? बहुत बढ़िया। अरे यार तुम लोग यार। यार बेटा ऑब्वियस, ये देखो कितनी ऑब्वियस सी बात है। जब मैं ग्लोबल एंटरप्राइज हूँ, मेरा कनेक्शन बाहर की बड़ी बड़ी कंट्रीज की कंपनीज के साथ भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी मेरी टेक्नोलॉजी से मैच कर जाएगी, मैं उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर पाऊंगा। तो जब मैं बाहर की इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करूंगा, तो मेरा तो बेहतर टेक्नोलॉजी रही ना बाकी लोगों के मुकाबले। वो ग्लोबल एंटरप्राइज है बेटा। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है बेटा हिमानी? ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? भगवान रिमझिम, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां, कहाँ की कंपनियां? बाहर की। कपिल, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया। बड़ा पढ़ लो यार ठीक से यार, मेरे को ना फिर टेंशन होने लग गई तुम लोगों की अब। इधर देखो रे, वो टाइम पास, इधर देख। एडवांस टेक्नोलॉजी में पहला पॉइंट क्या है? मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका बाहर वाली कंपनी के साथ अच्छा संबंध है, मैं वहां से उनके से अच्छा बिजनेस वगैरह करता हूं उनके साथ। तो उनके पास एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। मान लो बाहर की कंपनीज, मान लो हम एक हॉस्पिटल है, हम एक हॉस्पिटल है, तो फिर यहाँ पर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इतना एडवांस नहीं है मान लो इंडिया में, लेकिन यूएस के एक हॉस्पिटल से मेरा टाई अप था, और यूएस में एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब वहां पर मशीन से लेजर ऑपरेशन करके ही आपका कैंसर जो है वो समाप्त हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है। बाकी हॉस्पिटल जो है वो कैसे भी करके नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं, जहां मरीज की जान जाने के बहुत, जान बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं यहां से ये वाली मशीन जो है वो इंडिया में इंपोर्ट करके लेके आ गया। मेरे पास जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, बाकी नॉर्मल हॉस्पिटल के पास मशीन है ही नहीं। तो मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्योंकि मेरा फॉरेन कोलेबोरेशन था, बाहर के कंट्रीज के हॉस्पिटल के साथ मेरे कनेक्शन थे, वहां से मैं टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया। यही मैं बोल रहा था। नहीं आया समझ में? सुनो ध्यान से। मेरी बात सुनो। ये एक हॉस्पिटल है, छोटू हॉस्पिटल। ये एक हॉस्पिटल है, मोटू हॉस्पिटल। ठीक है,
दो हॉस्पिटल है। अरे आप सुन लो यार इधर, ये दो हॉस्पिटल है, दोनों हॉस्पिटल पास पास में। अब ये जो है ना, ये बेचारा, ये दोनों पहले जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे, ये नॉर्मल बेचारा चीड़ा फाड़ी करके करते थे। इनके पास कोई मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं थी। मोटू हॉस्पिटल ने जीवन में बहुत तरक्की करी। उसने बाहर के हॉस्पिटल्स के साथ अपने कनेक्शन बिठाए। बाहर के हॉस्पिटल के साथ इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करे। उसके बाद बाहर के हॉस्पिटल के पास लेटेस्ट मशीन थी एक लेटेस्ट मशीन थी, जिस लेटेस्ट मशीन को ये लेकर के आ गया कहाँ, इंडिया। तो अब पूरे देश में खबर फैल गई कि एक ऐसी मशीन आई है मोटू हॉस्पिटल के पास, जो पूरे देश में और कहीं नहीं है, अकेले मेरे यहाँ ही मिलेगी। तो जिसको भी मशीन से ऑपरेशन कराना है, वो मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। बाकी सारे हॉस्पिटल में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मोटू हॉस्पिटल के पास क्या आ गया, एडवांटेज आ गया। क्यों क्यों एडवांटेज आ गया? क्योंकि वो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब फॉरेन कोलेबोरेशन का उसको क्या फायदा हुआ, बाहर की नई टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई। बाकी इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास कहीं ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अकेले मेरे पास है। ये एक फायदा है फॉरेन कोलेबोरेशन का। अब आया, अब आ गया। तो वंश नहीं बता पाएगा। बता वंश, बोल बेटा, क्या बोला मैंने? हाँ अभी क्या बताएगा? बहुत सेकेंड वाला, they are able to conform to international standard and quality specification। एक एक बार पढ़ लो, उसके बाद समझा दूंगा डिटेल में क्या लिखा हुआ है। पहला, मेरे पास ज्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी आ जाएगी दूसरों के मुकाबले। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी क्वालिटी में सबसे नंबर वन होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ ये राजकुमार सर आए हैं, तो वो राजकुमार को कहाँ रुकवाना है, इंदौर की सबसे बढ़िया होटल में रुकवाना है, तो वहीं रुकवाएंगे ना। जैसे कि अगर कोई इंडिया में कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है, तो वो बाहर जो आएगा वो सबसे नंबर वन कंपनी के साथ जुड़ना चाहेगा ना, वो नॉर्मल कंपनी के साथ क्यों जुड़ेगा? इसीलिए बाहर वाले जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती है, वो इंडिया की नंबर वन टॉप की कंपनीज के साथ ही जुड़ना चाहेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मीट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है अपना एक लेवल। जैसे कि होता है ना कि ओलंपियाड में किसको लेके जाएंगे, जो 90% से ऊपर लेकर के जाता है, तो उन लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो 60-70% वालों को नहीं लेके जाना चाहते। आईआईटी में सिलेक्शन होगा तो मान लो टॉप 1 लाख रैंक का ही होगा। क्यों? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। वैसे ये बाहर की कंपनीज ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे जिनका स्टैंडर्ड मैच हो जाए। मतलब जो हम उनसे उम्मीद लगाते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर क्या उतर सके, खरे उतर सके। बाहर की कंपनीज हमारी एग्जामिनेशन ले रही है, हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमको अपने स्टैंडर्ड इंप्रूव करने पड़ेंगे, ताकि वो हमसे क्या कर सके, काम काज कर सके हमारे साथ। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का ये मतलब है, हमको हमारी क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या बेटा? उसके बाद, this lead to industrial progress of a country in which corporations operate since they are able to optimize exploit local resources and raw material। अब समझ लो ध्यान से, थोड़ी टफ लैंग्वेज तो नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है। मैंने 3 पॉइंट बताया आपको। मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ बेटा, 11वीं क्लास का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 में फॉरेन कोलेबोरेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन। जाग जाओ बेटा, एडवांस टेक्नोलॉजी।
पहले मुझे ये बताओ, एडवांस टेक्नोलॉजी में किसी को दिक्कत है? क्या होती है एडवांस टेक्नोलॉजी? एआई आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, डीएसएलआर से अच्छा मोबाइल में कैमरा आ गया, इसको क्या बोलोगे आप? टेक्नोलॉजी। वीडियो कॉल आ गए, तो ये सब क्या है बेटा? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी में उन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? पहले मैं ये बता देता हूं, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, उनके स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर उनकी जो क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन है। अब एक दो एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मान लो कि अपने ये किसकी शादी, रबाडा की शादी है मान लो। तो रबा अरे सुन लो, मतलब रबाडा की शादी है अय्यर की। तो, तो अय्यर अय्यर ने बोला मेरी शादी है, जीवन में एक ही बार होने वाली है, तो मेरी शादी में ऐसी रसमलाई बनाने वाला आना चाहिए जो इस इंडिया की सबसे बेस्ट रसमलाई बनाता हो। तो फिर मान लो कि जो कपिल है वो अच्छी रसमलाई बनाता था पूरे इंडिया में। तो रबाडा के हिसाब से सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या होगी? कपिल की मिठाई। तो कपिल को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रबाडा की जो उम्मीद है बढ़िया वाली रसमलाई, ताकि ऐसे फोटो आए ना, वो दुल्हन को खिला सके फोटो, फिर दुल्हन इसको खिला सके फोटो। तो क्वालिटी का ये मतलब होता है कि हमने एक उम्मीद सेट कर रखी कि भाई आप क्वालिटी का सामान हमको दो। तो वैसे ही ये बाहर की जो कंपनीज है ना, उन्होंने हमारे इंडिया की कंपनी से ये उम्मीद करी है कि आप क्वालिटी वाला काम करो, क्वालिटी वाला अच्छा काम करोगे तो ही हम आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज हम किसी और को हाँ बोल देंगे। ऐसा ही होता है। और स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि अगर आप ऐसी रसमलाई बनाओगे जो हम 10 on 10 इसको रेट कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हमने बना दिए, क्वालिटी का हमने एक लेवल बना दिया, उस लेवल को मीट करोगे तो ही जाकर के आपको हम क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये स्टैंडर्ड और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर यही लिख रहे थे अपन, और क्या लिख रहे थे? ये स्टैंडर्ड वाला। दूसरा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ये क्या बोला मैंने? टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। मैंने बोला था कि सच ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सच ऑर्गेनाइजेशन हैज बेटर टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बाहर की कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मेरे पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी एज कंपेयर टू मेरे देश की बाकी कंपनीज से, मतलब मेरे को एडवांस में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और लास्ट में मैंने क्या बोला कि जब हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे देश का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे देश के रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद रखना है, अच्छी टेक्नोलॉजी याद रखना है, और क्वालिटी वाला काम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन याद रखना है। अब क्लियर है? पक्का? अब क्लियर है? बहुत बढ़िया। लो लिख लो, लो बेटा लिख लो, फोटो खींच लो, फोटो खींचो। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, तेरी कॉपी में आके लिख भी देता हूँ पूरा। खींच लिया बेटा? बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट इनोवेशन, बेटा प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। क्या होता है, जब हमारे देश में कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो आप तभी इस पर्टिकुलर कंपटीशन में सरवाइव कर पाओगे जब आप किसी और से बेहतर हो। अगर आप किसी और से, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर नहीं निकले, तो वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देगा। यही दुनिया की रीत है बेटा। सीए में भी ऐसे ही होता है। इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दी,
अब उनको जितने भी सीए, मान लो इस बार उनको 10,000 सीए बनाने, तो जो भी उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा रेस से। उनको बनाने तो 10,000 ही है। अब चाहे तुम कितना ही अच्छा पेपर लिखो, उनको तो 10,000 सीए ही बनाने ना, फिक्स है। तो चेकिंग टफ हो जाएगी, पेपर टफ आ जाएगा। ठीक है, चेकिंग टफ करके वो रिजल्ट को रेगुलेट कर देंगे, उनके पास बहुत तरीके हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कंपटीशन से लड़ने के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बढ़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने तो मेहनत करी थी। देश में मेहनत सब कर रहे हैं, आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेम कंपनीज के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है, ये इंटरप्राइजेस क्या है, ये चलो हाईली सोफिस्टिकेटेड तो मैं बाद में करूंगा, आपको सिंपल समझना है। दे कीप इनोवेटिंग, इसे साइड में लिख लेना बेटा हाथ से, पेन से। दे कीप इनोवेटिंग देयर, they keep innovating their products to survive in competitive environment। अगर आपको कंपटीशन में टिके रहना है तो आपके आपके प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। इनोवेशन का एग्जांपल कोई दे दे, महान बच्चा ऐसे हाथ ऊपर करके, इनोवेशन का क्या मतलब है, एग्जांपल क्या है इनोवेशन बेटा। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कि मैं मोबाइल बनाता हूं तो मैंने नए नए इनोवेशन लेकर के आ गया कि आप जो है ऐसा कैमरा जो है, मैंने ऐसा इनोवेशन किया है कि पूरे देश में इससे अच्छा कैमरा कहीं नहीं मिलेगा। इनोवेशन। अगर हमने एआई की मदद से, मान लो कि कोई कोचिंग क्लास ने ऐसा किया कि इनोवेशन किया, पूरा जो है वो डिजिटल क्लासरूम बना दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देना जो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो, जो लोगों को जो है वो 10 टाइम्स बेटर लगे दूसरों से। इनोवेशन का ये मतलब होता है कुछ ना कुछ नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करते रहना। तो अगर आपको कंपटीशन में सरवाइव करना है तो आपको नए नए आइडिया तो लेके आने पड़ेंगे। जैसे कार्स में क्या होता है, हर 2 महीने में नई कार आ जाती है, नए नए उसमें फीचर्स आने लग जाते हैं। कार में म्यूजिक सिस्टम सब कुछ कार में ही कर लो, सारा फैसिलिटी दे दें हम। कहने का मतलब क्या है, अरे, अरे यार, मेरा वो कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये है, जैसे बाइक है, तो बाइक में भी बाइक बाइक में अभी म्यूजिक सिस्टम आने लग गया है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो सब। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इनोवेशन। जैसे कि हॉस्पिटल्स में आजकल मैक्सिमम ऑपरेशन लेजर से किए जाते हैं, मतलब के बिना कुछ काटे वो अपने आप ही क्या कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसको आप बोलोगे इनोवेशन। अब पढ़ो, these enterprises are characterized by having highly sophisticated research। सिर्फ रिसर्च याद करने का, सोफिस्टिकेटेड तो फालतू वर्ड है, सुन। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स engaged in the task of developing new product, superior design of existing product। सुनो मेरी बात, क्या मतलब है इसका, ये शांति रख लो रे, बोले शांति का नंबर दो कैसे लोग हैं यार, कसम। सुनो, 1 मिनट बेटा। सुनो मेरी बात इधर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। मान लो, किसका एग्जाम्पल लें, मान लो ये श्री है, श्री। ये श्री जो है, ये अपनी कंपनी की क्या है, सीईओ है मान लो। अरे यार जल्दी सुनो मेरी बात। इसने अपने को क्या बोला, इसने अपने को बोला कि देखो, अरे यार मत टाइम पास करो यार, क्लास अपने को कंप्लीट करनी है, अक्टूबर एंड तक कोर्स कंप्लीट करेंगे आप, 15 नवंबर तक।
सुनो, अरे इधर देखो, श्री सीईओ है कंपनी की यार, सीईओ की इज्जत करो। इधर देखो, इसने अपने को क्या बोला, ये एक्चुअल में हम हॉस्पिटल चेन चलाते हैं बेटा। हॉस्पिटल मतलब हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, श्री हॉस्पिटल करके नाम है अपना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि देखो मरीजों की जान अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग क्या करते हैं पता है, अपन लोग अय्यर भाई जैसी रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी में। तो अपने को बोला कि आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ। अरे यार मत बात करो यार, इधर देख ले यार, कुछ समझा रहा हूँ फिर नहीं समझ में आएगा। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में श्री ने अपने को क्या बोला कि आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आओ कि जो मैक्सिमम अपने जो सर्जरी वगैरह होती है ना, जो अपन ऑपरेशन वगैरह करते हैं, वो ऑपरेशन कैसे हो जाए, वो भाई पूरे लेजर बेस्ड हो जाए। मतलब कि हमको जो है वो चीरा फाड़ी करने का जरूरत ही ना पड़े, हर ऑपरेशन क्या हो जाए हम मशीन के थ्रू कर सकें। फिर उसने बोला आप ऐसी मेडिसिन का आविष्कार करो, जो मेडिसिन कैसी हो, जो मतलब बिना बॉटल वॉटल चढ़ाए या बिना ज्यादा ऑपरेट करे, सिर्फ उन मेडिसिन से ही पेशेंट क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अब ये श्री ने अपने को इंस्ट्रक्शन दी है। अपन लोग क्या है, अपन इस हॉस्पिटल की रिसर्च टीम है, अपन रिसर्च कर रहे हैं। तो अपन दिन रात जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी मशीन्स और बनाई जा सकती है क्या, ऐसी रिसर्च करी जा सकती है क्या। बस यही वो पॉइंट है कि भाई ये जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस होती है, मतलब ये जो मान लो हमारे हॉस्पिटल यहाँ के अलावा बाहर भी है, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ कोलेबोरेशन है, तो हमको बेनिफिट क्या मिल जाएगा। ऐसी ग्लोबल इंटरप्राइजेस अपनी इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। सुपीरियर का मतलब होता है दूसरों से अच्छी होती है, प्लस सोफिस्टिकेटेड रिसर्च। अब सोफिस्टिकेटेड याद रहे तो ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डिटेल्ड रिसर्च लिखोगे तो भी सही है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित रिसर्च करते हैं प्रॉपर। ये लोग जो है वो दिन रात लगे रहते हैं, इतनी हजारों लोगों की टीम इनकी इकट्ठी होती है जो पूरे देश में रिसर्च करते रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब आप मतलब साइड में लिख देना, व्यवस्थित होता है, और उसको आप अगर डिटेल्ड रिसर्च भी लिखोगे तो सही है। तो सोफिस्टिकेटेड रिसर्च वगैरह करते हैं अपन, और रिसर्च वगैरह करके ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को अपन यूज करते हैं, ऐसे इनोवेशन करते हैं जिससे हम हमारे कॉम्पिटिटर के आगे पहुंच पाए। तो यहाँ पर यही लिखा है, अब पढ़ो प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या लिखा है। सोफिस्टिकेटेड रिसर्च, सोफिस्टिकेटेड को आप लिख लो डिटेल्ड, डिटेल्ड लिख सकते हो, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो फॉर्मल रिसर्च। डिटेल्ड या फिर फॉर्मल रिसर्च दोनों सही वर्ड है। डिटेल्ड या फॉर्मल लिख लो बेटा, जो है ना नोट्स उसमें डिटेल्ड के आगे ऐसे डिटेल्ड और फॉर्मल लिख लो सोफिस्टिकेटेड में, ठीक है। सुनो, these enterprises are characterized having sophisticated highly sophisticated research and development departments, जो क्या करते हैं, डेवलप करते रहते हैं। डेवलपमेंट मतलब रिसर्च करते रहते हैं, वो रिसर्च के अलावा नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करते रहते हैं, जो सुपीरियर होते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि पहले जो मान लो पहले हम जो है वो प्रॉपर हमको सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते थे, जिसमें ना मरीज का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता था। तो ब्लड लॉस की वजह से कई मरीजों की ना डेथ हो जाती थी। तो पहले हमारा जो प्रोडक्ट था वो ऐसा था, हम मैनुअल ऑपरेशन करते थे। लेकिन रिसर्च करने के बाद हमने न्यू प्रोडक्ट किया, बिना उसके हम लेजर लेजर बेस्ड ऑपरेशन ही कर देते हैं। तो हमारा कोई भी मरीज की जान नहीं जाती है और सारे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो था ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, इसको रिप्लेस करके हमने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके नया प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। और यहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, हमको बहुत ज्यादा पैसा वगैरह लगता है। भाई ये रिसर्च करना आसान तो है नहीं, करोड़ों रुपए रिसर्च में ही लग जाते हैं। तो ये करोड़ों रुपए कौन सी इंटरप्राइज कर सकती है, ग्लोबल इंटरप्राइज कर सकती है। क्या बेटा प्रोडक्ट इनोवेशन समझ में आया क्या। ग्लोबल इंटरप्राइज के पास ज्यादा पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं तो वह सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी वाली रिसर्च करती है। क्वालिटी वाली रिसर्च के बाद वो क्या करती रहती है, प्रोडक्ट को डेवलप करती रहती है। वो वाले प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस करके नए प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जो पहली वाली से क्या होते हैं दोस्तों, बोलो जुबा केसरी, सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये काम करो बेटा, ये 3 पॉइंट पढ़ो
और कोई भी बच्चा अगर बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिंपल सिंपल 3 पॉइंट है, एक बार पढ़ के बताओ कितना आपको बिजनेस स्टडी समझ में आ रहा है। मोबाइल वोबाइल रख के ये 3 चीजें पढ़ो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाले। पढ़ो बेटा कंसंट्रेशन के साथ। कपिल बेटा स्क्रीन पे ही देख रहा है ना, देख, बता फटाफट, ऐसे हाथ ऊपर करने का और बोलने का। बोलिए। किसको समझ आ गया बेटा? आ गया? इसके अलावा और कोई बोल दो यार। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ना है बेटा। कौन बोलना चाहेगा? मोक्ष तू तो बोल दे कि मार्केटिंग, तुम क्या तो मस्ती में ही लग गए क्या सारे लोग? पढ़, बता इसको क्या लिखा हुआ है। चुप हो जा। हम्म। बहुत बढ़िया। और इसका सुन करके किसको समझ में आया? कोई बोलना चाहेगा समझ करके, कि सुनते ही नहीं हो तुम लोग? बहुत ही टाइम पास बच्चे हैं यार। ये सुनो, मोक्ष ने बिल्कुल सही बोला बेटा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, सुनो, इन लोगों को ना अपनी मार्केटिंग, यानी कि अपनी जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो बहुत अच्छी करनी पड़ती है। क्योंकि वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जंगल ने मोर नाचा किसने देखा? तो जंगल में जब मोर नाचता है तो कोई नहीं देख पाता है। अब ये मत बोलना मैंने देखा, वीडियो बताओ। मेरी बात सुनो, जैसे अपन दुकान पे गए और दुकान पे हमको वो चाहिए, बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट चाहिए, तो उसको ऐसे सामने दिखाने पड़ेंगे ना, इनके पास मिलते हैं। अब अगर उसने छुपा करके रखे होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा उसके वहां मिलते हैं? इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। और मार्केटिंग कैसी? अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है एकदम भीड़ करके, जैसे कि जब तक सामने वाला खरीद ना ले। जैसे होता है ना, आपने अपने दोस्त के साथ फोन पे बात करी, जूते लेने हैं, और 2 मिनट बाद इंस्टाग्राम पे जूते का ऐड आ जाता है। फिर इंस्टाग्राम पे जूते का ऐड आया, फिर आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे भी जूते का ऐड आ जाता है। गेम खेल रहे हो, उसमें भी ऐड आ जाता है, तो जूते का ही ऐड आता है। वो इतनी बार वो इतनी बार आपको क्या बेटा, प्राइवेसी मिथ है, आपको मालूम है? आप जितने भी मैसेजेस वगैरह करते हो ना, वो कोई प्राइवेट नहीं है। वो कोई ना कोई पढ़ रहा है वो। और और कमाल की बात तो यह है कि अरे सुनो, आपने एक बार जो मैसेज किसी को भेज दिया, या सुनो, अपने फोन से अपने फोन से अगर कोई फोटो ले लिया, उसको आप कितना ही रिसाइकल बिन से डिलीट कर दो, वो कहीं डिलीट नहीं होता है। वो वो एक्चुअल में वो क्लाउड में हमेशा सेव ही रहता है। तो प्राइवेसी इज अ मिथ। अगर कोई इन्वेस्टि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहे कि आपका 10 साल पुराना डेटा उठाए जो आपने कहीं से भी डिलीट कर रखा हो, फिर से रिट्रीव कर सकता है। एक वार्निंग सिग्नल था जो मैंने बता दिया। तो, तो मेरी बात सुनो, ये क्या बोल रहा है, मैं क्या बात कर रहा था, सुनो। मैंने ये बात इसीलिए शर्म आ रही थोड़ी सी? इधर देख ले, इधर देख, सुन। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने ये वाला पॉइंट क्यों बताया पता है? आप जनरली मैसेज पे भी किसी को लिख दोगे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वो एआई पूरी ट्रैक कर रहा होता है। आप जो मैसेज करते हो ना, मैसेज भी पूरे एनालाइज होते हैं, वो वैसे ही आपको ऐड दिखाते हैं। जैसे आपने अगर कहीं पे गलती से कुछ सर्च कर लिया, तो एक बार सर्च करोगे, बार बार आपको ऐड दिखाएगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है बेटा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, ताकि आपको जब तक वो ऐड दिखाए जाए, जब तक आप फाइनली उसको परचेज ना कर लो। तो ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना,
ये अग्रेसिव। बेटा मजाक तो चल नहीं रहा है। तू क्या चाह रहा है, मतलब मैं आ करके क्या कुछ डांटूं चिल्लाऊं कि क्या है मतलब? चुप हो जाना। कल इतना भाषण दिया, कोई फायदा ही नहीं होता तुम लोगों को। इधर देख ले बेटा, एनर्जी उतनी है और भी क्लासेस में पढ़ाना पड़ता है। तुम मेरी क्लास में इसी बकवास करते हो कि हर क्लास में चलता है ये सब? मेरे इसमें ज्यादा होता है क्या? है ना? मेरे को लग ही रहा था। बाकी क्लासेस में चुप बैठते हो तुम लोग। सुनो मेरी बात। हाँ, इधर देख। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या करेगी, मार्केटिंग करने के लिए अपना बहुत अच्छा दिमाग दौड़ाती है ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये बाहर के कस्टमर को टारगेट करती है, तो ये यूट्यूब एड्स, ये जो इंस्टाग्राम के ऐड होते हैं, होर्डिंग वगैरह, ये बहुत तगड़े तरीके से लगवाते हैं। ये नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर के आते हैं, दिवाली सेल न, बिग बिलियन डेज न, ये क्या करते हैं ताकि इनकी सेल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ सके। मतलब ये एडवर्टीजमेंट को कैसे करते हैं, बहुत अग्रेसिवली करते हैं। दूसरा, दे possess मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन। क्यों मार्केट इंफॉर्मेशन इनके पास तगड़ी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास पूरे देश का नॉलेज होता है ना, मतलब देश का सॉरी, मैक्सिमम देशों का नॉलेज होता है। तो ये सबके साथ बिजनेस कर रही होती है। तो जब सबके साथ बिजनेस करेगी तो क्या होगा, इनको सबकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है, इनके अंदर की मैक्सिमम चीजें उसको मालूम है, तो उसको पूरे वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है इसका बेटर नॉलेज होता है। तो इनके पास ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है, इसके कारण ये अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं। दे ऑलरेडी हैव कार्व्ड आउट प्लेसेस फॉर देमसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट एंड देयर ब्रांड्स। कार्व्ड आउट का मतलब होता है अलग से, सेपरेट कर लेना। कार्व्ड आउट का मतलब होता है सेपरेट। ये क्या करता है कि इसको पता है कि यार इस कंट्री में इस पर्टिकुलर एरिया में मेरे ज्यादा प्रोडक्ट बिक सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उन एरियाज को, उन मार्केट को पहले ही छान लेते हैं और फिर उन्हीं मार्केट को टारगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जहां पर दिक्कत होती है, ये उन सारे मार्केट्स को क्या करते हैं, वहां पर मतलब वहां पर वो अपना प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, गांव में आईफोन कम खरीदेंगे, शहर में ज्यादा खरीदेंगे। तो गांव में ऐड चलवा के, होर्डिंग चलवा के कोई फायदा नहीं है। तो गांव में कौन से ऐड दिखेंगे ज्यादातर, एमआई के, रियलमी के, इन सब के ऐड ज्यादा दिखते हैं। आप किसी छोटे शहर में जाओगे ना, तो वहां पर आपको आईफोन के कम ऐड दिखेंगे, क्योंकि वहां पर आईफोन लोग खरीदते तो हैं आजकल, तो गांव के भी हर व्यक्ति के पास हो गया है आईफोन। लेकिन जनरली वहां पर मैक्सिमम जनता सस्ता मोबाइल खरीदती है, 10-15 हजार 20 हजार तक का। तो फिर वहां पर आपको रियलमी और इन सब के ऐड ज्यादा दिखेंगे। तो मतलब आईफोन वालों को भी इतनी अक्ल है कि वो कहाँ पर ऐड दिखाएं। ये स्टारबक्स है, वो स्टारबक्स के ठीक सामने आपको दिख जाएगा आईफोन का होर्डिंग। इसके अलावा बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है जहां पर जो है अच्छे खासे लोग काम करते हैं, यूथ काम करता है, तो वो बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आपको होर्डिंग दिख जाएगा। सर्विस सेंटर दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार निकलेंगे ऑफिस से, उनको सामने आईफोन दिखेगा। आप बड़ा बड़ा निकालो आईफोन, आईफोन 17 भी आ गया, 16 भी आ गए, वो लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में वो ऐसे मार्केट्स को टारगेट करेंगे जो उनके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। क्लियर हुआ क्या? मार्केटिंग, शर्म तो बेच खाई बेटा तूने, सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल तेरे को ही बोल रहा हूं मैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, समझा? वो कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हो तुम मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या पूछ रहा था तो तू बताएगा उसको। मेरा बड़ा बता, क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? बता, तू बता, बीच वाले हैं। तो बताना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया अभी तक। तो तू फीस हमको देता है उसको देता है? हद कर रहे हो। ये समझ में आया किसको डाउट है मार्केटिंग में? किसी को डाउट है बेटा? उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। बेटा टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ये इलाका तो मेरा है, तो वो आएगा, इलाका तो सुअरों का होता है, शेर अकेला ही आता है। टेरिट तो भाई, टेरिटरी का मतलब क्या होता है? टेरिटरी का मतलब होता है इलाका। तो जैसे ही आप ग्लोबल एंटरप्राइज बन जाओगे, आपका इलाका भी तो एक्सपांड हो जाएगा ना। पहले आप, ये भारत देश है, ये भारत देश है अपना, ठीक है। तो भारत देश के आगे आप और कंट्रीज में भी क्या करोगे, धीरे धीरे फैलते चले जाओगे। पहले आप यूएस गए, यूएस से भी आपका पेट नहीं भरा, आप यूके चले गए, वहां से आप फ्रांस चले गए, फ्रांस के बाद आप इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए।
आप बढ़ते ही चले जा रहे हो, मतलब कि आप ग्लोबल इंटरप्राइज जैसे ही बनते चले जाओगे, आपका एरिया, आपकी टेरिटरी भी बढ़ती चली जाएगी, आप और देशों में क्या करोगे, अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे। वही लिखा हुआ है कि भाई फिजिकल बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो गई है। बताओ फिजिकल बाउंड्रीज क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ऑनलाइन आ चुका है। अब मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली वहां पे दुकान लगाने की जरूरत थोड़ी है। मैं यहाँ से एक ऐड चलाऊंगा, सीधे यूएस वाले को दिखेगा, वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करेगा, मैं यहाँ से उसको सामान भेज दूंगा। मतलब कि इनके ऑपरेशंस जो है वो फिजिकल टेरिटरी से क्या हो गए हैं, फिजिकल बाउंड्री से एक्सपांड हो गए हैं अपनी खुद की कंट्रीज के अलावा। ये बाकी कंट्रीज में भी क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन भी कर रहे हैं। पहले तो ये देखो, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। देयर इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्ड्स अप एंड देयर मार्केट टेरिटरी एक्सपांड। उनकी इमेज भी तो बढ़ती है ना। अब आप बाहर जा जा करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे तो बाहर इंटरनेशनल लोग भी आपको जानने लगेंगे, आपकी टेरिटरी भी क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। दे ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेज, एफिलिएट। अच्छा, तनिष्क सब्सिडरी का मतलब क्या होता है बेटा, सब्सिडरी क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, सब्सिडरी। श्री सब्सिडरी क्या होता है, ओ श्री सब्सिडरी क्या होता है, सब्सिडरी बता फटाफट। तो कैसे बनती है सब्सिडरी, पेरेंट कैसे बनती है, उसको बोलने दे क्या है। हाँ, 50% या उससे ज्यादा शेयर, तो उसको सब्सिडरी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरी बात सुनो, अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट को बाहर एक्सपांड करना है तो बताओ मैं क्या करूंगा। सुनो मेरी बात, मैं एक मोबाइल कंपनी हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में माइक्रोमैक्स मोबाइल बेचता हूँ। माइक्रोमैक्स पहले कंपनी थी, मान लो उसने फिर से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। अब माइक्रोमैक्स कंपनी जो है, इसको अगर अपने प्रोडक्ट को बाहर क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके दो तीन तरीके हैं। ये माइक्रोमैक्स किसको अपनी सब्सिडरी बना दे, सैमसंग को। अब एक बात बताओ, अगर माइक्रोमैक्स ने सैमसंग के मोर देन 50% से ज्यादा शेयर ले लिए तो सैमसंग माइक्रोमैक्स से क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई। अब माइक्रोमैक्स सैमसंग को बोलेगा कि बेटा जा और मेरे फोन जो है वो तू बाहर की सारी कंट्रीज में, आउटसाइड इंडिया क्या कर, सेल कर। तो ऐसे भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सिडरी बना के भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूँ। दूसरा, अपना एजेंट भी तो अपॉइंट कर सकता हूँ मैं। तीसरा, एफिलिएट। देखो एफिलिएट का मतलब क्या होता है, आप मेरे प्रोडक्ट बिकवाओ, जितने प्रोडक्ट बिकवाओगे मैं आपको उसकी क्या कर दूंगा, कमीशन दूंगा। तो या तो मैंने एजेंट बिठा दिया, इसको कमीशन दी, या मैंने एफिलिएट बिठा दिया। तो ये सब्सिडरी के थ्रू, एजेंट के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बाउंड्रीज को क्या कर सकता हूँ, एक्सपांड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। आया क्या समझ में, क्या है मतलब है। अपने प्रोडक्ट को एक या एक से ज्यादा कंट्री में एक्सपांड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी से टाई अप करना पड़ेगा, एजेंट बिठाने पड़ेंगे, अपने एफिलिएट बिठाने पड़ेंगे। देखो एफिलिएट का सिंपल मतलब क्या होता है, मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, सुनो। अब हुआ क्या कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मान लो कि कोई एक मोबाइल दिखाया, तो वो मोबाइल मैंने लास्ट में क्या बोला कि इस फोन को जो मैंने इस वीडियो में यूज किया है, अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, उस लिंक से परचेज कीजिए तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब मान लो तुमने क्लिक करके परचेज किया, वो मोबाइल था 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का मान लो 2% कमीशन जो 1,000 रुपए मुझे मिल जाएगा। सॉरी, 2% का, हाँ, 1,000 रुपए मुझे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एफिलिएट हूँ। एफिलिएट मतलब कि आप अपने थ्रू प्रोडक्ट बिकवाओ, जितने प्रोडक्ट आपके थ्रू बिकेंगे हमको आपको भी थोड़ा थोड़ा कमीशन मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो मान लो 1 लाख लोगों ने देखी, उन 1 लाख में से अगर मान लो 1,000 ने भी क्लिक किया, 1,000 में से 100 ने भी खरीदे, तो 1 लाख रुपए तो एक वीडियो से ऐसे ही आ गया।
तो ऐसा ये लोग करते हैं, इसको एफिलिएट बोलते हैं। एफिलिएट मतलब कि अपनी लिंक से क्लिक करवाओ लोगों को और फिर आपके थ्रू अगर कोई खरीदेगा तो सेम हम हमारे प्रोडक्ट को ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं ना। मतलब मैं आपको बिजनेस स्टडीज में ऐसे बता रहा हूँ बिजनेस किया कैसे जाता है। अपने यहाँ जितने भी यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं, ये लोग एक वीडियो का इसीलिए इतना ज्यादा कमाते हैं क्योंकि एफिलिएट जो है उनसे टाई अप होता है। इनकी वीडियो में एक ऐड दिखाने का 5-5 6-6 लाख रुपए एक वीडियो का ही मिल जाता है इनको। क्यों? क्योंकि आप ऐड दिखाओगे, इनकी करोड़ों की जनता देखेगी, उन करोड़ों में से अगर 10,000 ने भी खरीद लिया तो उनके पैसे वसूल हो गए ना। इसको बोलते हैं एफिलिएट। अब आया समझ में? एफिलिएट। और एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसको फुल फ्लेजेड मैंने अपनी दुकान पे ही बैठा दिया, वो मेरा एजेंट, कमीशन तो उसको भी दे रहा हूँ। या फिर मैंने कोई कंपनी जाकर के खरीद ली और अब बोला कि अब मेरा प्रोडक्ट बेच क्योंकि मेरा तुझ पे कंट्रोल है। अब आया समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, लास्ट है बेटा, चिंता मत करो। सेंट्रलाइज कंट्रोल, दे हैव देयर हेड क्वार्टर इन देयर होम कंट्री। भाई हेड ऑफिस तो घर में ही बनाएंगे ना। जैसे कि नाटा एकेडमी ने मान लो अलग अलग ब्रांचेस खोल रखी है, मान लो भोपाल में भी है ना, मुंबई में भी है ना, पुणे में भी है, तो एंड में हेड ऑफिस तो इंदौर में ही रहेगा ना। हेड क्वार्टर मतलब आपका जो हेड ऑफिस होता है ना, हेड ऑफिस तो एक ही जगह होता है ना, होम कंट्री में होता है। और अपनी ब्रांचेस सब्सिडरी भले आउटसाइड इंडिया हो, उसको हम यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। ऐसा ही होता है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम हेड ऑफिस में ही बैठेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे। जैसे होता है ना कि मान लो कि मुझे हर जगह की निगरानी रखनी है, तो मैंने अलग अलग वॉचमैन बिठा लिया, यहाँ पे हर जगह का सीसीटीवी कैमरा है और मैं अकेले बैठा हूँ एक रूम में। अब हर जगह का सीसीटीवी मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बोलेंगे। कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन हम सारी सब्सिडरीज पे क्या कर रहे हैं? नजर रख रहे हैं। This control is limited to a broad policy framework of a parent company. There is no interface in day-to-day operation. भाई एक बात बताओ, कंट्रोल करोगे लेकिन इतना ज्यादा कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। अब मान लो आपकी एक ब्रांच जो है वो कहीं यूएस में है, यूके में है, तो इतना ज्यादा डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे। आप महीने में एक बार या तो विजिट कर लोगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोगे, लेकिन आपका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है डे टू डे ऑपरेशन में। और साथ ही साथ आप लिमिटेड कंट्रोल ही एक्सरसाइज कर पाते हो, ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो दूर बैठे हैं, दूसरे देश में बैठे हैं। तो पूरा कंट्रोल तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेकिन रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल आप एक्सरसाइज कर लेते हो। समझ में आया क्या बेटा? कृपया करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, जल्दी आना स्टार्ट कर दो। टॉपिक निपटाने हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है, 11-12 चैप्टर है अपने पास। कितने चैप्टर है टोटल? 13 चैप्टर है ना। 11 चैप्टर है ना, जल्दी करना है, फिर रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लिखवाना है। 11 ही चैप्टर है ना। कितने चैप्टर है एनसीईआरटी में? 11 ही है, मेरे को तो 11 ही दिखा रहे थे। 11 ही है ना। एक कट गया क्या? 10 है। हाँ तो फिर भी जल्दी कोर्स निपटाना है बेटा, दूसरा भी तो पढ़ना है। चलो, बाय बाय। और सुनो मेरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात। अब है ना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक हफ्ता टेस्ट की तैयारी के लिए नहीं दूंगा। ये टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, दोनों क्लासेस का 2 दिन के बाद टेस्ट हो जाएगा, फिर रोना गाना मत मचाना। इसलिए अभी कंप्लीट करते रहो साथ 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 साथ। थोड़ा ही बचा है वैसे भी, वो लिखवा दूंगा। कल लिखवा दूंगा सारे, ये जितने भी टॉपिक छूटे हैं ना एक साथ लिखवा दूंगा कल।